उन टेररिस्ट जो इसके लिए बेसिकली जो इसके परपेट्रेटर्स थे, उनका क्या हुआ? क्या वो पकड़े गए या मारे गए? कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार की आदत पड़ गई है फिल्मों के जरिए नैरेटिव फैलाना, इस बार उन्होंने प्रयोग किया है। और ये नया प्रयोग नहीं है। ये एयर मार्शल भारती कहते हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, जहाज के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं, कहीं ये तो नहीं है। ये एक बहुत अच्छा मौका था सरकार के लिए। तो उस शूटिंग में अगर वो 36 राफेल के ऊपर एक पूरा शॉट हो जाता तो सबका मूवी बंद हो जाता। तो इतना साफ समझ में आता है कि ये कहानी गढ़ी जा रही है। लेकिन हर एक हमारे सेना के जनरल्स जब बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनके ठीक सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर रखा है, जिससे एक भी शब्द इधर से उधर ना हो जाए। ऐसा लगता है सब कुछ एक ही जगह ठूंसने के चक्कर में तो ये स्क्रिप्ट रिटन स्क्रिप्ट लगती है। क्या इस फिल्म को लेकर सवाल नहीं खड़े होंगे कि भाई आप ऐसी झूठी फिल्में क्यों दिखाते हैं? अच्छा, और ट्रंप वाली बात तो गायब ही है। तो वो खामियां बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट टाइप का एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है। जो मिलिटेंट्स थे उनका क्या हुआ, उनकी कोई कहानी नहीं है। तो सरकार जब कोई जवाब नहीं दे पाती है, उसको लंबे तरीके से खींचती है और बाद में एक प्रोपेगेंडा फिल्म आपके सामने आ जाती है। कि हमारे तीनों सर्विंग चीफ, अभी नेवी के चीफ तो रिटायर हो गए, लेकिन तीनों सर्विंग चीफ को इसमें एक एक्टर की तरह बनाया गया और उनसे नैरेटिव्स जो कहना था सरकार को वो कहलवाया गया कि सिंदूर कैसे किसी का रख सकते हैं। इमोशनल इस तरह से ऑपरेशंस के नाम नहीं रखे जाते। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा धोखा है। उसके साथ प्रधानमंत्री रख देते हैं नाम ऑपरेशन सिंदूर, और उस सिंदूर का आज तक वो बदला नहीं लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान का रोल देखिए कैसे बड़ा है। कहीं वो ईरान के साथ समझौता करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है। पीड़ा होती है इस चीज को देख के कि हमारी सरकार हमारे देश में कुछ बताती है और सामने कुछ और आ जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था कि पिछले साल हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग मारे गए। और उसके बाद जो भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन अब एक डी क्लासिफाइड डिस्कवरी पर एक सीरीज आई है, डी क्लासिफाइड फाइल्स ऑपरेशन सिंदूर करके। कई पार्ट्स में वो सीरीज है और उस सीरीज को कई लोगों ने देखा और समझने की कोशिश किया कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि वो वन साइडेड है और बिल्कुल एक तरफा ये स्टोरी है। वो तो खैर पाकिस्तान का रिएक्शन है, लेकिन वाकई में क्या इस डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर वाली जो ये फिल्म है, इसने सच्चाई को कितना बयान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है, या केवल ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म के रूप में है? इसमें बताया जा रहा है कि अजीत डोवल, डीजीएमओ, तमाम वो जो फोर्सेस के लोग उस समय मौजूद थे, क्योंकि ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके जवानों ने किस तरीके से जमीन पर काम किया और उतने घंटे में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की नेता, प्रवक्ता और खुद जो एयरफोर्स में रह चुकी हैं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। फिल्म मैंने तो नहीं देखी है, बट आई थिंक आपने पूरी फिल्म देख ली है। और पहले तो आपसे समझना चाहूंगी कि पूरी फिल्म का जो टॉपिक थीम वो तो मैंने इन जनरल पढ़ा है, बट फिल्म रियलिटी से कितनी नजदीक है, या फिर आपको लग रहा है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो आमतौर पर बनाई जाती है आजकल? दरअसल मैंने ये डॉक्यूमेंट्री कल पूरी देखी बैठकर, और एक बार में बैठकर देखी। तो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये ऑपरेशन सिंदूर केवल एक आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन की कहानी है, या इसका जो सरकार के ऑफिशियल नैरेटिव को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी के माध्यम से इसे स्थापित करना है। क्या ये केयरफुली स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन? और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि इसमें ये कहानी क्यों दिखाई गई। समस्या ये है कि जिस कारण से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है वो अंत तक गायब हो जाता है। वहां कोई नहीं बचता। जो कारण था वो खत्म। जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत क्यों हुई थी? 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में एक बहुत ही क्रूर टेरर अटैक हुआ था, उसमें 26 भारतीयों की, उसमें एक नेपाली भी थे, तो 25 और एक इनकी हत्या के बाद होती है। और इस डॉक्यूमेंट्री का जो अंत है, जो कंक्लूड करता है, उसमें वो 26 पीड़ित परिवारों में से एक भी परिवार ये नहीं कह रहा है कि हमको न्याय मिल गया। हमें लगता है कि जो हमारा व्यक्ति चला गया था हमसे छोड़कर, उसका बदला पूरा हुआ, या हम सेटिस्फाइड हैं। यहां तक कि ये भी नहीं है कि हमने उन टेररिस्ट जो इसके लिए बेसिकली जो इसके परपेट्रेटर्स थे, उनका क्या हुआ? क्या वो पकड़े गए या मारे गए? कहीं कुछ नहीं है।
अब ये जस्टिस सर्व्ड उसमें कहा जाता है, और इसका प्रमाण कौन देता है? पहले सर्विंग ऑफिसर्स को कहा जाता है ये कहने के लिए, और फिर एनएसए अजीत डोवल जो है वो एक बार बार उसको रेटिफाई करते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ। और अंत में ये पता ही नहीं चलता कि जिस ऑपरेशन के लिए जिसके लिए किया गया था उनकी आवाज कहाँ गई। एक बात और है, देखिए अभी पिछले के पिछले महीने यानी कि आप कह जून के रही हैं अंतिम आप सप्ताह कह में, रही हैं अनुमा जी की शुरू से एक अंत तक जितने 26 लोग मारे गए थे, क्या उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है? कोई उनकी पृष्ठभूमि उस फिल्म में नजर नहीं आ रही है कि भाई उनका उनके वजह से जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है इस फिल्म में? इस फिल्म में छोटा जिक्र लेफ्टिनेंट हिमांशी मतलब लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का आता है, जिन्होंने पहली बार आर्म फोर्सेस में खबर की थी। और एक वहां के जो शायद मेजर जनरल हैं वो बताते हैं उसके बारे में। और हिमांशी नरवाल में चूंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों चीफ बात कर रहे हैं और भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो इसलिए हिमांशी नरवाल का जिक्र आता है, पर बाकी कोई खास जिक्र उन लोगों का नहीं है। और मुझे सबसे खराब ये लगा कि अभी जब जून के महीने में ये बता दिया गया कि 6 हमारे सिपाही सैन्यकर्मी उनकी जाने गई थी, उनकी शहादत हुई थी, तो ना उनके परिवारों की आवाज है, ना उनके लिए कोई गर्व की बात है, सम्मान किया गया है, वो कुछ भी नहीं है। और उनका नाम भले ही नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज कर दिया है, लेकिन वो भी गायब नहीं है। तो जस्टिस सर्व्ड को बार बार एक सरकारी प्रतीक की तरह बोलने की कोशिश की जाती है। और कहीं पर भी ये नहीं है कि टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना ये एक आर्मी का ऑपरेशन की तरह आता है। और इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो ऐसा लगता है सवालों के जवाब नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार की आदत पड़ गई है फिल्मों के जरिए नरेटिव फैलाना, इस बार उन्होंने प्रयोग किया है। और ये नया प्रयोग नहीं है, भारतीय सेना के तीनों चीफ और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के कंधों का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर सवाल वो होता है कि जैसे वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट खत्म कर दिया गया, तो उसका पूरा वो गायब है कि किस तरह से एस जयशंकर ने बोला था कि मैंने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके रिहायशी इलाकों में आपकी सेना पर कोई अटैक नहीं करने वाले, हम केवल जो आतंकवादी हैं उन, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सी गायब है उसमें से। एक बात ये, दूसरी बात, ये एयर मार्शल भारती कहते हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, जहाज के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यूनिफॉर्म ऑफिसर से नहीं कहलवाया गया है ये। हालांकि एक ऑफिसर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो यूनिफॉर्म में नहीं है, अब रिटायर हो चुके हैं, वे ये जरूर कहते हैं कि हमारे सारे जहाज जो हैं वो सुरक्षित रहे। तो किसी यूनिफॉर्म ऑफिसर से ये बात नहीं कहलवाई गई है, एयर चीफ से ये क्यों नहीं कहलवाया जा सका? तो कोई भी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर पॉलिटिक्स में उलझना नहीं चाहते। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एक बात थी जिसको हमारे सीडीएस तक ने शांग्रीला डायलॉग के समय में रॉयटर्स को दिए हुए इंटरव्यू में कह डाला था, वो चीज पूरी की तरह से गायब है। और नीलू जी एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, अब ये इसमें किसकी अंदर की कोई जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं, कहीं ये तो नहीं है? क्योंकि पूरी फिल्म में जितने ज्यादा बार सुखोई 30 के ऑपरेशन दिखाए गए हैं, बमुश्किल मैंने राफेल को देखा नहीं, या मैं मिस कर गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारे ऑपरेशंस जो है वो सुखोई 30 के दिखाए गए हैं, क्योंकि ट्विन फिन वाला जो बहुत एयरक्राफ्ट है वो आप बार बार दिखता है। आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि पूरी फिल्म में राफेल का कहीं जिक्र नहीं है या दिख नहीं रहे, केवल और केवल सुखोई। तो क्या सुखोई की मार्केटिंग कर रही थी ये फिल्म? नहीं नहीं, सुखोई हमारे पास बहुत संख्या में है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉसेस हुए थे, अगर हुए थे, तो सुखोई का लॉस नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके। क्योंकि अगर वो एयरक्राफ्ट दिखाते तो वो बार बार उसके ऊपर एक सवाल होता। ये एक बहुत अच्छा मौका था सरकार के लिए। एक बार ये जो विपक्ष बार बार पूछता है ना कि 36 में से कितने रफेल का नुकसान हुआ, तो एक बार पूरी फिल्म का मौका मिला था। आपने बहुत सारी इन्वेंट्री को एक जगह लाकर शूटिंग की, तो उस शूटिंग में अगर वो 36 राफेल के ऊपर एक पूरा शॉट हो जाता तो सबका मूवी बंद हो जाता और सरकार की तरह का स्पष्टीकरण अपने आप आ जाता। लेकिन मुझे एक चीज आपसे जरूर कहना है, ये बात नीलू जी, कि इसमें जो नितिन गोखले हैं वो एनडीटीवी के पुराने डिफेंस एनालिस्ट तो रहे हैं, लेकिन मैं उनको काफी समय से एक राइट विंग की तरफ झुका हुआ व्यक्ति पाती हूँ, और वो इसमें एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं।
और उन्होंने इसमें जो भी मुझे लगता है एडिटिंग की है वो ऐसी की है कि ये एक पूरी आपको कहानी लगती है। हालांकि ये बहुत साफ नजर आता है कि ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है सरकार की तरफ से। तो उस चीज को नितिन गोखले जहां जहां आते हैं वहां वहां वो और भी एकदम स्पष्ट होके सामने दिखने लग जाता है। मैं आपको बताऊंगी आगे, आपके सवाल आएंगे तो एक दो चीजें, या उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक जगह ये होता है कि आसिम मुनीर ने, ये नितिन गोखले सुनाते हैं ये कहानी, कि आसिम मुनीर ने मार्को रूबियो को फोन किया और उसने फिर हमारे विदेश मंत्री को फोन किया अमेरिका से, और विदेश मंत्री ने ये कहा कि नहीं, ये हमारे दोनों के बीच की आपसी बात है, तो आप बीच में ना पड़े। तो फिर मार्को रूबियो वापस पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है उनको कहते हैं कि भाई ये दोनों के बीच की बात है, इसमें आपको बीच में नहीं पड़ना है, आप अपने डीजीएमओ से कहिए कि वो बातचीत करें। तो यहाँ एक जगह जब नितिन गोखले आते हैं वो एक नरेशन के रूप में, तो इतना साफ समझ में आता है कि ये कहानी गढ़ी जा रही है, उस समय लगता है। फिर आगे जो है उसमें ये है कि डीजीएमओ जो है वो ये कहते हुए दिखाए जाते हैं कि मुझे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कॉल आया और उन्होंने कहा कि बहुत ही फ्रेंटिकली डीजीएमओ पाकिस्तान आपको फोन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक दो घंटे के बाद बात कर लूंगा, और मैंने जब चेक किया तो पता चला कि जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर का रूम था उसमें एक दो घंटे से टेक्निकल स्नैग था जिसके कारण हम वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। अब मुझे ना ये देखिए, एक तो हम क्या बता रहे हैं, फिर इससे हम ये बता रहे हैं कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जहां आप ऑपरेशंस के लिए बैठे हैं, जहां हम ये आपका बता रहे हैं पूरा कि युद्ध देश, चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और इतना बड़ा टेक्निकल स्नैग आपके सिस्टम में हो गया कि आप फोन ही नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, और आपको 2 घंटे तक उसका पता ही एग्जैक्टली। नहीं है। मतलब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसा है। और फिर उसके बाद जो राजीव घई कहते हैं वो भी बड़ा ड्रामेटिक थिएट्रिकल लगता है बिल्कुल। उसमें वो कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सर की तरह एड्रेस किया, क्योंकि मैं सीनियर हूं, उनको भी पता है कि उनको मुझसे सवाल पूछना है तो वो मुझे सर कहेंगे। ऐसी बातें जो एक आर्मी का जनरल जनरली नहीं बोलता इस तरह से। और फिर कहते हैं कि मुझे डीजीएमओ पाकिस्तान ने कहा कि तुमने हमें ब्रह्मोस से बहुत मार लिया है, अब तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई होगी, मतलब इस तरह का एक है वो, कि तुम्हें अब ब्रह्मोस से हमने हमें खूब मार लिया है, अब एक काम करो, अब बंद कर दो प्लीज। मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसी बात को बीच में नितिन गोखले का एक नरेशन आता है और उसके बाद यही बात अजीत डोवल से दोहरवाई जाती है कि अब तो हमें बहुत मार लिया आपने, अब आप इसको खत्म कर दीजिए। तो ये जो बात है ना, ये बहुत अजीब लगती है उसमें। अगर आप इसको निष्पक्ष होके बिल्कुल क्लियरली देखें तो ये आपको समझ में आता है। नहीं, लेकिन एक जी। सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपकी बात सुनने के लिए, और मैं फिर से एक बार व्यूअर्स को ये बोलूंगी कि एक डिस्क्लेमर है, मैंने मूवी नहीं देखी है। मैं आपके नजरिए से जो आप बता रही हैं उसी के बेसिस पे मैं सवाल कर रही हूँ। जो राष्ट्रवाद का जो पूरा एक दावा था मोदी जी का, वो पूरा ध्वस्त होता हुआ नजर आया पिछले 1 सालों में, जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। और खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने सीज फायर करवाया टैरिफ्स के चलते, और उसके बाद की कहानी पूरे देश को पता है। लेकिन जो खोया हुआ राष्ट्रवाद की जो जमीन थी, जो मोदी जी की खो गई थी या बीजेपी की खो गई थी, क्या उस खोए हुए राष्ट्रवाद की जमीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जरिए? क्या आपको ऐसा लगा? दुनिया को पता चल गया कि भारत की क्या स्टैंडिंग है और भारत ने किस तरह से अपनी सॉवरेनिटी को बचाता है। तो पूरी दुनिया को कहाँ पता चला? उसके बाद तो आपने 33 देशों में अपने 52 प्रतिनिधि भेजे। तो क्या बात कर रहे थे वो? और ये बात नहीं समझ में आती कि ये सब इस तरह से क्यों कहा जा रहा है। ये कुछ भी ना स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्शन नहीं लगता है नीलू जी। ये हाईली स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग का एक संकेत देता है। और उसमें एक चीज जो मैंने नोटिस की, लेकिन हर एक हमारे सेना के जनरल्स जब बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनके ठीक सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर रखा है जिससे एक भी शब्द इधर से उधर ना हो जाए। और जब वो बोल रहे हैं, हमारे शायद नौसेना अध्यक्ष को उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, वो भी समझ में आता है क्योंकि वो एक एंगल पर देखते हैं और वो बड़ी आंखों को अपना संकुचित करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं, ये कहीं भी एक तरह की स्पॉन्टेनियस बात नहीं कोई ऑफिसर बता रहा है। अब जैसे सीडीएस है, जबरदस्ती इसमें एक एंगल डाल देते हैं। वो कहते हैं कि विमेन ऑफिसर्स जो है ना वो भी डिटर नहीं होंगी, हमने ये उनसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई उसके उससे हमने ये संकेत दिया। कैसे दिया?
क्या वो युद्ध में शामिल थी? वो तो लिखा हुआ नरेटिव पढ़ रही थी, जो आपने, नरेटिव नहीं बोलूंगी मैं उसे, लिखा हुआ डिटेल्स तथ्य पढ़ रही थी जो आपको दिया गया था। तो इसमें विमेन ऑफिसर्स ने कैसे बताया कि वो डेटरेंस जो है उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगा पाकिस्तान का? तो इस तरह की जो बातें होती हैं, ऐसा लगता है सब कुछ एक ही जगह ठूंसने के चक्कर में। और नितिन गोखले को उन्होंने एज अ स्टोरी टेलर बनाते बनाते हुए किया है, जिनका क्लियर क्लियर रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इसीलिए ये जो नरेटिव ब्रिजिंग जो उन्होंने की है बार बार, तो ये कमेंटेटर नहीं लगते हैं, वो ऐसा लगता है कि जहां जहां मिलिट्री अकाउंट में एक गैप है ना, वहां वहां वो ब्रिज बना रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट, रिटन स्क्रिप्ट लगती है, ये मेरा कहना है। ये बड़ा जी। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था आपका कि जहां जहां पर सवाल खड़े किए गए हैं पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर पर, वहां पर नितिन गोखले आते हैं और अपना नरेशन देते हैं। लेकिन इस फिल्म में आपको क्या लग रहा है कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म अब एक ऐसे समय में काम करेगी जब पूरे देश का माहौल मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ हो गया है? तो इस फिल्म के क्या मायने हैं? क्या इस फिल्म को लेकर सवाल नहीं खड़े होंगे कि भाई आप ऐसी झूठी फिल्में क्यों दिखाते हैं? चलिए, पाकिस्तान का दावा है कि वो वन साइडेड है, वो हमारा दुश्मन देश है, मैं उस पर जाऊंगी भी नहीं और जाना भी नहीं चाहूंगी। लेकिन एक नागरिक जो एक सवाल करता है अपने सिस्टम से, अगर उसके बदौलत अगर मैं ये सवाल खड़ा करूं, तो आपको लग रहा है कि ये फिल्म क्या क्लिक करेगी लोगों के बीच में? क्या मोदी जी की खोई हुई क्रेडिबिलिटी वापस आ सकती है इस फिल्म के जरिए? जी अरुणा जी। देखिए, मुझे पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान कुछ कहता रहे अपनी तरफ से, उसे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। पर मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि जो सामने सबके आया कि किसी भी देश ने, मोदी जी ने कहा कि सारे देशों ने हमारा साथ दिया है, लेकिन आप बताइए अगर सारे देशों ने साथ दिया होता तो उन्होंने ये जरूर कहा है आतंकवादी जो अटैक है वो गलत है, वो उसकी भर्त्सना की, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल स्टेट घोषित नहीं किया। हम कहते रहे। तो उसके बाद हमने 33 देशों में अपने 51 प्रतिनिधि भेजे। तो ये एक जो बात है, ये सरकार, अच्छा सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया है, जो भी अभी तक विपक्ष ने सवाल पूछे हैं किसी का भी जवाब मुझे नहीं लगता कि इसमें है। क्योंकि अच्छा, और ट्रंप वाली बात तो गायब ही है। ट्रंप ने सबसे पहले तो ट्विटर पे सबके सामने है, आप कितना भी किसी चीज को हटाएंगे। अब इसमें देखिए आखिरी में क्या दिखाया जाता है, जो हमारी मिलिट्री माइट है ना, आखिरी में आईएनएस विक्रमादित्य का वो प्लेटफॉर्म जिसमें नीचे उसके फाइटर्स रहते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, और उसमें नेवल चीफ को दिखाया कि वो प्लेटफॉर्म ऐसे ऊपर आता है, बिल्कुल स्टाइल, म्यूजिक, हर चीज है। आपने इतने सारे एडीजीपीआई बोलकर बहुत सारे फुटेज इस्तेमाल किए हैं, पर वो युद्ध के कम हैं, उसमें जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं उनके फुटेज ज्यादा हैं। तो मैं ये देख रही थी कि ये मोन्टाज की तरह क्या, मतलब करना क्या चाह रहे हैं। ऑपरेशंस की खामियां होती हैं वो भी बताई जाती हैं उसमें, और उन खामियों को कैसे दूर किया जाता है। अब यहाँ तो जो सीडीएस ने कहा था कि हमने शुरू में जो कुछ गलतियां की थी उनको हमने दूसरे तीसरे दिन सुधारा, तो वो खामियां बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट टाइप का एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है। और उसमें भी जो कहानी में ये चीज है कि जो मिलिट्री जो मिलिटेंट्स थे उनका क्या हुआ, उनकी कोई कहानी नहीं। आपने एक वीडियो गेम की तरह कहानी की, आपके देश पर, देश के लोगों को, नागरिकों को आतंकवादियों ने मारा, और आपने एक पूरा मिलिट्री गेम वहां पे जाके खेला, लेकिन क्या वो जस्टिस सर्व हुआ? कैसे वो लोग अंदर आए, इसका भी सवाल का जवाब नहीं है। क्या हमारे देश के एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान हुआ? उसमें भी बार बार विमेन ऑफिसर्स को, एक विमेन ऑफिसर को जो इस में शामिल थी, और एक दो दूसरे, मुझे लगा स्क्वाड्रन लीडर है, आवाज से लगा कि नए विंग कमांडर हैं, तो ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया, उनको पीछे से दिखाया है या उनके चेहरे पर अंधेरा किया गया है बिकॉज दे आर सर्विंग। वो एक अच्छी बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये नहीं बताया कि किस तरह से उनको पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट का सामना करना पड़ा। बड़ा एक वीडियो गेम की तरह दिखाया कि वो आए हमारी तरफ और फिर वो चले गए, हम भी अपनी बॉर्डर के अंदर रह के हम करते रहे। तो कुल मिला के एक वीडियो गेम जैसी एक्सरसाइज दिखाने की कोशिश की, और जो हमारे फ्लॉज थे उसको तीन तीन बार, पहली बार आर्मी ऑफिसर से, दूसरी बार नरेटर जो कि नितिन गोखले हैं, और तीसरी बार अजीत डोभाल के ऊपर ऐसा डाला गया कि कंक्लूड वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो कंक्लूसिव रिमार्क है। इस तरह से इस फिल्म को मैंने देखा है जी। लेकिन अब जो एक आपकी बात सुनकर जो एक और जहन में मेरे सवाल आ रहा है कि जब
देश का गृह मंत्री आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। आप याद करिए, हम लोग तो तब से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब से कितने डिस्कशंस करते रह गए, और बार बार हर डिस्कशन में ये सवाल निकल रहा था कि गृह मंत्री ये बताएं कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था। कहाँ गए वो सारे आतंकवादी, कितने पकड़े गए? ठीक है, आपने कुछ को ढेर कर दिया, क्या असली आतंकवादी पकड़ा गया? आपने ये कह दिया कि नहीं। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हमने सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, क्या न्याय मिल गया? आज तक वो सवाल हमें अमित शाह से उसका जवाब नहीं मिला। तो सरकार जब कोई जवाब नहीं दे पाती है, उसको लंबे तरीके से खींचती है, और बाद में एक प्रोपेगेंडा फिल्म आपके सामने आ जाती है। मुझे लग रहा है अब ये जो जेंजी प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर भी देखिएगा, एक कोई कोई ना कोई फिल्म मेकर आ जाएगा, चाटुकार फिल्म मेकर, जो मोदी जी की चाटुकारिता करता रहेगा, और आके इसी तरीके की कोई प्रोपेगेंडा फिल्म बना देगा। क्या मोदी काल में इन फिल्मों का उद्देश्य यही है कि जिन सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाती है, उन सवालों का जवाब अब ये फिल्में देती हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म, ताकि लोग उस फिल्म को देखें, घोट कर पी ले और कह दे वाह मोदी जी आपने तो कमाल कर दिया। जी। देखिए, मुझे ना जो चीज सबसे मतलब उद्वेलित कर रही है वो ये है कि हमारे तीनों सर्विंग चीफ, अभी नेवी के चीफ तो रिटायर हो गए, लेकिन तीनों सर्विंग चीफ को इसमें एक एक्टर की तरह बनाया गया और उनसे नरेटिव्स जो कहना था सरकार को वो कहलवाया गया। क्या कोई भी देश का जागरूक नागरिक या देशभक्त अपने सेना अध्यक्षों पर सवाल खड़ा करेगा? कोई नहीं करेगा। और एक्टिंग लेकिन करने के लिए भी बोलेगा? आप तो एक लंबे समय में फोर्सेस में रही हैं मैम, आप मुझे ये बताइए कि कभी आज तक, पहले की सरकारें भी थी, क्या उन्होंने अपने ट्राई सर्विसेज चीफ से कभी कहा कि आप फिल्म में एक्टिंग करिए? ये तो अपने आप में ही एक तरीके से कितना बड़ा डिसरिस्पेक्ट है उनके पोस्ट को। देखिए, मुझे सबसे बड़ा अजीब लगा जब मैंने देखा कि सारे हमारे जनरल्स और तीनों चीफ, ये जरूर उनसे बताया गया, उनके द्वारा कहलवाया गया कि वो किस तरह से समय पर अपने घर, ऑफिस से घर लौट आए और कैसे उन्होंने फिर रात को 11 बजे के बाद चुपचाप अपने घर से बाहर एंट्री की। हमारे एक शायद सीडीएस ने या चीफ, आर्मी चीफ ने ये बताया कि मैं पीछे का दरवाजा कभी इस्तेमाल नहीं करता, पीछे का गेट मैंने वहां से वो इस्तेमाल किया, सिवाय मेरे जो उस समय ड्यूटी पर तैनात था उसके अलावा किसी ने नहीं देखा। फिर एक हमारे सीनियर ऑफिसर ने बताया कि मैंने अपने पर्सनल जो ऑफिस है, ऑफिसर है ओएसडी, उसकी कार, पर्सनल कार में मैं चला गया। तो ये ऐसा लगता है कोई बड़ी खुफिया सी बात है। अब इसमें एक चीज और बोलते हैं हमारे आर्मी चीफ, वो कहते हैं कि पहले मुझे लगा कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंधु होगा क्योंकि इंडस वैली है इसलिए, पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं इसका नाम सिंदूर ही होना चाहिए, मतलब किसी भी आर्म फोर्सेस के अधिकारी को इस चीज का बड़ा अजीब लगा होगा कि सिंदूर कैसे किसी का रख सकते हैं। इमोशनल इस तरह से ऑपरेशंस के नाम नहीं रखे जाते। जब उन्होंने सिंधु सुना तो उनको लगा ये ठीक बात है, सिंधु होना चाहिए क्योंकि इंडस वैली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे सिंदूर, जो महिलाओं का सिंदूर जो मिटाया गया है उसके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा धोखा है उसके साथ कि आज तक भी वे लोग जो आतंकवादियों ने हमला किया उनके बारे में सरकार ने एक बार झूठ जरूर बोला था। पिछले साल इन्हीं दिनों एक ऑपरेशन महादेव नाम का ऑपरेशन चलाया गया था। उस दिन संसद के मानसून सत्र का मेरे हिसाब से पहला दिन था, लेकिन मुझे ये याद है कि वो सोमवार था। उस दिन ये चलाया गया, भगवान शिव के एक तरह प्रतीक के रूप में ऐसा कुछ किया गया और कहा गया कि वो उसमें से 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं। लेकिन उसी शाम 4 अगस्त 2025 की रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है जो मैंने सेव करके रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या वो आतंकवादी कौन है, क्या है, इसमें जो मीडिया कह रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यानी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, झूठ बोलने से मना कर दिया। तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री रख देते हैं नाम ऑपरेशन सिंदूर, और उस सिंदूर का आज तक वो बदला नहीं लिया गया। कौन कह रहा है बदला ले लिया गया? स्टेट कह रही है, राज्य कह रही है, सरकार जो कहना चाहती है वो कहा जा रहा है कि जस्टिस इज सर्व्ड। आर्मी के हैंडल से लिखवाया गया जस्टिस इज सर्व्ड, बार बार अजीत डोवल 4 4 बार कह रहे हैं जस्टिस इज सर्व्ड। लेकिन दरअसल जो जिनके कारण ये हुआ था, जिन जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम है, उनकी आवाज कहाँ है? उनकी आवाज तो दब गई है स्टेट की आवाज में। तो अगर ये बहुत अच्छा होता कि उनसे भी बात करके उसे जोड़ा जाता। अब अगर जोड़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि अब ये जबरदस्ती कराया जा रहा है, जैसा कि वो काफी जगह होता है। एक चीज और रीलू जी मैं बोलना चाहूंगी, जिन 2 महिला अधिकारियों को बार बार जिनसे रोज प्रेस ब्रीफिंग कराई गई,
वो महिला अधिकारियों का कोई उसमें वर्डिक्ट नहीं है, कुछ बात नहीं कही गई है। तो आप ये सोचिए कि कौन कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वही लोगों तक पहुंचे। और उसमें चूंकि आर्मी के, आपने सेना के हमारे अधिकारी डाल दिए हैं, वो इसमें पूरी तरह से ये बताता है कि जो सरकार कहना चाहती है बस वही पहुंचेगा। अच्छा हुआ मैंने आज ये फिल्म नहीं देखी और बिना देखे आपसे बात किया, क्योंकि अगर मैं अपना उसमें एनालिसिस डालती तो लोग ये कहते कि देखिए ये आर्मी के खिलाफ हो गई है नीलू व्यास। लेकिन अगर विंग कमांडर अनुमा आचार्य आज मेरे साथ बातचीत में ये बात कह रही हैं, तो वो एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं बल्कि एक वुमन ऑफिसर जो कि फोर्सेस का हिस्सा रह चुकी हैं, और उनकी पीड़ा, उनका दर्द इस इंटरव्यू में झलक रहा है। अब एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी अरमा जी, कि इस फिल्म को देखने के बाद, एंड एज एन ऑफिसर, लेट्स कीप असाइड ऑल द पॉलिटिक्स एंड यू आर आल्सो अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, लेट्स कीप दैट असाइड फॉर अ मोमेंट, लेकिन अगर आप को एक ऑफिसर के नाते अगर मैं कहूं तो आपके लिए सबसे पीड़ादायक सीन इसमें क्या थी? क्या ट्राई सर्विसेज के जो चीफ हैं उनका, उनको एक्टर बनाना, या फिर आपको लग रहा है कि क्या चीज, मतलब मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ कि आपके लिए सबसे दर्द वाला पॉइंट इस फिल्म में क्या था? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं सर्विस में होती तो मुझे बाहर क्या हो रहा है, कौन कैसा नैरेटिव बना रहा है, किसकी पॉलिटिक्स क्या करती है, कौन विपक्ष है कौन पक्ष है, कुछ नहीं मालूम होता। अब सरकार इसे किस तरह से उन्हीं लोगों को ये पूरा एक्ट करा के उनको, मेरे हिसाब से तो टेलीप्रॉम्प्टर के साथ सामने बैठे थे, क्योंकि किसी का भी मुझे स्पॉन्टेनियस वाक्य संरचना नहीं लगी। उन्होंने अगर थोड़ा बहुत उसमें पर्सनल भी डालने की कोशिश की है तो वो भी कैलकुलेटेड उनके जेस्चर्स लगे मुझे। लेकिन इसका मोल्ड कैसे हो रहा है, ये स्टेट की आवाज है कि सेना ने कर दिया। कहाँ गए लेकिन वो आतंकवादी, कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ चले गए वो आतंकवादी? और कैसे साबित हुआ? आपने 33 देशों में 51 लोगों को भेजा, अपने सांसदों को, क्या साबित हो गया? क्या कोई खड़ा हुआ? उसके बाद पाकिस्तान का रोल देखिए कैसे बढ़ा है। कहीं वो ईरान के साथ समझौता करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है। पीड़ा होती है इस चीज को देख के कि हमारी सरकार हमारे देश में कुछ बताती है और सामने कुछ और आ जाता है। तो किसी भी देशभक्त को इसका दुख होगा कि कैसे पाकिस्तान को ज्यादा बढ़ावा मिल गया, और हम जो हैं अपनी बात कह रहे हैं तो उस पर भी लोग बाग बार बार सवाल उठाते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक डिफेंस एक्सप्रेस नाम की आर्टिकल में देखा था, जिसमें जो यूक्रेन से शायद पब्लिश होता है, एस्टैब्लिश्ड है, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगी। उसमें यह लिखा था कि 6 एयरक्राफ्ट हमारे गिरा दिए गए। अब मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन हमारी सरकार अगर वो लाइन अप कर देती 36 राफेल, अरे क्या बिगड़ जाता? अनुमा जी, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो कहा है कि भाई हमारे फाइटर प्लेन्स गिरे, अब कितने गिरे उसकी संख्या किसी को नहीं पता, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है अपने कई बार ट्वीट्स में। बिल्कुल। तो मैं किसी दूसरे देश के किसी जर्नल पर नहीं जाना चाहती, पर मैं ये चाहती हूं हमारी सरकार इस चीज को तथ्यपरक रूप में, बिना कोई भ्रम पैदा किए, बिना इसको उसको देशद्रोही वगैरह कहे हुए, सीधे सीधे लोगों के सामने रखे। लेकिन सरकार का ये उद्देश्य है क्या? पहले दिन से नहीं है। उसे चुनाव जीतने के लिए सेना की बार बार जरूरत पड़ती है, बार बार जेन जी को ये बताने के लिए, देशभक्ति बताने के लिए, और उसी का एक हमने देखा प्रमाण यहाँ पे। हमारी खामियां जिसके बारे में सीडीएस कह रहे थे, उसे छुपाने की कोशिश है। तो ये सारी चीजों से, और नितिन गोखले का वहां पर नरेटर के रूप में होना, और उनका पूरी तरह से राइट विंग की तरफ झुका होना, और उस कहानी में जहां जहां गैप्स है उनको भरना, ये सारी चीजें मुझे दिखती हैं। मैं इस प्रोग्राम में अपना कोई भी एनालिसिस में, अच्छा हुआ मैंने फिल्म नहीं देखी और देखूंगी जब मौका मिलेगा, लेकिन अच्छा हुआ कि आप एक क्लीन स्लेट की तरह, मैंने सारे सवाल अनुमा जी से किए। अनुमा जी विंग कमांडर रह चुकी हैं, हम फोर्सेस में खुद हिस्सा रही हैं, और उनको अगर आपने सुना है और उनके नजरिए से आपने अगर बातों को सुना है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी जेन्युइन फिल्म है, और क्या ये केवल एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। और इसके अलावा खाली यही सवाल करूंगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि इंटेलिजेंस फेलियर का अभी तक कोई जिक्र, कोई जवाब नहीं मिला है। आतंकवादी कहाँ हैं, कितने मारे गए एग्जैक्टली, उसके अलावा क्या जो बाकी सवाल हैं वो वहीं पर जिंदा हैं। तो क्यों ये फिल्म बनाई गई? केवल प्रोपेगेंडा के लिए, मोदी जी के खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए? तो फिर ऐसी फिल्म्स की जरूरत क्या है? ना बने ऐसी फिल्म्स। मैं इसमें ये कहना भूल गई कि बैसरन वैली में लोग केवल पैदल जा सकते हैं, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था इसमें। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस पूरे एरिया में किसी तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस या यहाँ तक कि जेएंडके पुलिस क्यों नहीं थी। ये एक बात इसमें बोलना भी बहुत जरूरी है, और ये पूछना भी जरूरी है।